नमस्कार। बीते 5 दशक से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय सांध्य समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। ग्वालियर का व्यापार मेला कला, संस्कृति, साहित्य और ग्वालियर की पहचान को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाला परिसर रहा। समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज के खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए युवा नेता उदयवीर सिंह। आपका बहुत स्वागत उदय जी। धन्यवाद मनीष जी। उदय जी, जिस तरह की जिम्मेदारी दी, तो पहली प्राथमिकता के तौर पर आपको क्या लगा? अब तक के आपने जो भी लोगों से मीटिंग की, बात की, समझा, जाना, तो क्या विजन समझ में आता है आपको मेले के लिए? मुझे लगता है कि ग्वालियर की जो पहचान है उसमें ग्वालियर व्यापार मेले की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और जो इतिहास ग्वालियर व्यापार मेले का रहा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको उसी रूप में वापस लाएं। तो अभी किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, समय बदला, देश बदला, समाज बदला, सब कुछ बदला, आधुनिकता आ गई। मेले में एक पुराना मेला हुआ करता था, हम लोग बचपन में हामिद के चिमटे की कहानी हम सब ने पढ़ी, और वो बच्चों के साथ जाता है, माँ के लिए चिमटा खरीदता है, बाकी बच्चे जो है झूला झूलते हैं उसी पैसे से। तो एक भाव था उस कहानी में, और उस कहानी के साथ में इस मेले का जुड़ाव इसलिए कि यहाँ पर तवा, चिमटा, कढ़ाई, वो मेला भी है, पटरी का मेला जिसको हम कहते हैं। तो ये दोनों का संगम, आपको लगता है परंपरा के साथ आधुनिकता कैसे चलाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज के समय में हमें आधुनिकता को भी अपनाना है, उसके साथ साथ हमें अपनी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना है। ग्वालियर का व्यापार मेला सिर्फ एक व्यापार का केंद्र नहीं है, ये सांस्कृतिक, कला और हमारी विरासत का भी एक धरोहर होनी चाहिए। तो जो ग्वालियर व्यापार मेला जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको वापस लौटाएं। अच्छा, राजनीति विरासत में है, बाबूजी ने इतना काम किया, लगातार उनका वैचारिक धरातल जरूर अलग रहा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरह आपको भाव आया कि नहीं, मुझे इस विचार के साथ आगे जाना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि मैंने अपने पिताजी को काम करते देखा, मैंने अपने दादाजी को काम करते देखा। मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहे, विभिन्न पदों पर रहे, मंडी के अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर पिताजी ने कमान संभाली और पिताजी विभिन्न पदों पर रहे। मंडी कमेटी डबरा के अध्यक्ष रहे पिताजी 2 बार, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ग्वालियर के सांसद रहे। फिर कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटती हैं किसी मनुष्य के कि वो पूरा आदमी का जीवन और उसके आने वाले समय को बदल देता है। पिताजी के साथ उस कांग्रेस पार्टी में कई बार बोला गया। इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव में और उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बताया गया कि आपको, मतलब जो भी कमिटमेंट थे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पिताजी के साथ, वो किन्हीं कारणों से पिछले 20 वर्ष में नहीं पूरे हो पाए। 21 साल हो गए पिताजी को। बीच में 2013 का एक चुनाव पिताजी ने जरूर लड़ा, लेकिन वो किन परिस्थितियों में टिकट हुआ और कैसा वो चुनाव हुआ, आप सब लोग बहुत भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल। तो उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि सभी का मन आहत हुआ। फिर लगा कि मतलब यहाँ कोई सुनने दुनने वाला नहीं है। और ग्वालियर में उस समय मैंने एक बार पहले भी कहा था, कुछ समय ऐसी कांग्रेस के मालिक हुए जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय नहीं देखा था कभी। बिल्कुल। और ऐसे ओरिजिनल कांग्रेसियों को दल बाद में रहता है, पहले मेरा देश रहता है, पहले मेरा सब देश पहले रहता है। तो जो देखा जा रहा है कि गलत दिशाहीन रास्ते पे चली जा रही है राजनीति, तो ठीक नहीं लगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश प्रगति कर रहा है, कहने को 1000 बातें कही जा सकती हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश की पहले क्या स्थिति होती थी और आज हम कहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सब माननीय मोदी जी से भी सब प्रभावित हैं, उनकी रीति नीतियों से प्रभावित हैं। और मैं आपको ये बात बहुत यकीन और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं इस दल में अगर नहीं आया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं लगता
कि विचारधारा के पीछे कि कितना बड़ा संघर्ष और कितनी बड़ी ताकत उसको स्थापित करने में लगी हुई है। क्योंकि केवल ये एक पार्टी नहीं है, ये एक विचार है। हम लोग विचार परिवार से आते हैं। आज की तारीख में जिस विचार परिवार से हम हैं, वो केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, वो पूरे देश की आत्मा है। देश को दिशा देने का काम करती है पार्टी। एक युवा जब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अपने पर्सनैलिटी में, अपनी पॉलिटिकल पाथ में लेकर के आता है, जिसने बचपन से कांग्रेस को देखा, लगातार विरासत में वही चीज़ मिली, और अचानक से एक ये दौर आया कि अब मुझे वैचारिक तौर पर भी अपने आप को चेंज करना है, तो किस तरह से उदयवीर सिंह गुजरे उन दिनों में, और कैसे आपने आत्मावलोकन किया और ये पाया कि नहीं, अब हमारे लिए जन सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए? नहीं, ये मैं पहले भी कहा मैंने आपसे कि ये आसान नहीं होता। हाँ, वही मैं कह अगर कोई कहे कि ऐसा बहुत आसान है, तो ये बिल्कुल कभी आसान नहीं होता। क्योंकि आप जहाँ होते हो, जब जो काम कर रहे होते हो, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैंने और अपने घर में, मेरे परिवार में देखा है कि जहाँ आप हैं, जिस दायित्व पर हैं, अपनी पूरी क्षमता और पूरी ईमानदारी से उस काम को करिए आप। निश्चित। तो जब आदमी पूरी क्षमता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना समय, अपना जीवन, सब कुछ उसमें लगा के काम करता है, तो बहुत पीड़ा अंदर तक से होती है जब आपके साथ धोखा होता है। तो ये आसान नहीं था, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जो घटना घटी वो बहुत अच्छी घटना घटी हमारे साथ। कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं कभी ये दूसरी साइड देख ही नहीं पाता, शायद कभी जीवन में। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये पद नहीं होते भारतीय जनता पार्टी में, दायित्व होते हैं। और हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। निश्चित है, वो तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं। हाँ, तो कार्यकर्ता की ही भाव है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब भी मैं जो कल्चरल डिफरेंस दोनों पार्टियों को बता सकता हूं बहुत आसानी से, जैसे कभी भी आप किसी भी बड़े से बड़े नेता से मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी भी दायित्व पे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, बड़े सहज, अपनत्व, पारिवारिक ढंग से वो मिलते हैं आपसे। आप अपनी पूरी बात बहुत सहज तरीके से कह पाते हैं उनसे। ये पहले कभी मैंने ऐसा महसूस मतलब एक काडर या एक वो नहीं लगता कि एक बड़े बिगन के सामने आप हैं, एक व्यक्तित्व के साथ, ऐसा नहीं लगता। यही तो अभी जैसे जो भी हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं, उसमें यही सब सिखाया जाता है कि भाई आप राजनीतिक दल भी जो कुछ भी है, आप पहले एक परिवार हैं। आप एक परिवार की तरह रहना तो सीखिए आप लोग। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज मुझ पर कुछ दायित्व है, आपके पास कोई दायित्व है, ये हो सकता है, कल अदलाव बदलाव हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम मेले की तरफ लौटते हैं। सागर ताल से शुरू हुआ, 1905 में शुरू हुआ। सिंधिया राजवंश ने इसको शुरू कराया और पशु मेले के तौर पर हुआ। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है हम लोगों को, क्योंकि हम समाज की चिंता करने वाला वर्ग है, मीडिया, है ना। तो हमको तकलीफ इस बात की होती है कि हम इस समाज के लिए चिंता कर रहे हैं, हम इसको जी रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि पशु मेले का अस्तित्व ही एक तरह से खत्म कर दिया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, क्योंकि यहाँ तो राजस्थान और कहाँ कहाँ से लोग आते थे, दुधारू पशु आते थे और दूसरे जो प्रजाति के पशु वो भी आते थे, घोड़े और तमाम तरह की यहाँ पर एक बोलियां लगती थी, लोग पहुँचते थे और एक बड़ा अलग तरह का एक माहौल होता था। तो आपको लगता नहीं मिसिंग है कहीं ना? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जो भी हमारी विरासत है उसको हम जरूर वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। और ये पशु मेला, आप शायद ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जो गाँव में परिस्थितियाँ बदली हैं, पहले आदमी के पास बैल हुआ करते थे, तो बैलों की खरीद बेच ज़्यादा होती थी क्योंकि सारी खेती बैलों पर आधारित रहती थी। बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है, तो वो बैलों की आवश्यकता खत्म हो गई है। जो पशु मेलों में सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री होती थी वो बैलों की, इनकी होती थी वो। अब वो बैलों की आवश्यकता खत्म हो गई है। लेकिन जो भी आज पशु मेले के नाम पर, जैसे दुधारू पशु हैं, आज उनका बड़े से बड़ा व्यापार, कई जगह मेले लगते हैं। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हाँ, 100% हम कोशिश करेंगे कि जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा अपनी विरासत को सहेजने के लिए, वो हम काम जरूर करेंगे।
अच्छा, दूसरा मेले का जो परिसर है उसको लेकर आपने अभी हाल में भोपाल में भी आवाज उठाई कि इसका जो दायरा है, जो क्षेत्रफल है, भूमि की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूँ उस नजरिए से, तो ये कहीं सिमट गया है क्या समय के साथ? नहीं, ये कोई दायरा नहीं सिमटा है। अच्छा। मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास पेपर्स में और जो हमें जानकारी में लाया गया था, उससे कहीं ज़्यादा ये भूमि हमारे पास उपलब्ध है अभी। उसको हम नापतोल कराएँगे, एक-एक इंच हम अपने पोज़ीशन में रखेंगे, उस पे कोई अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, बहुत लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई थी, उसका कितना दुष्प्रभाव आपको लगता है हुआ? क्योंकि देखिए, एक पॉलिटिकल लेवल पर चीजों का होना, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होना, दोनों के सामंजस्य से एक विकास निरंतर चलना, और एक सीधे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, या हम कहें कि सरकारी तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में किसी का संचालन होना। क्योंकि एक राजनेता जब वहां पर आता है, एक जनप्रतिनिधि आता है किसी भी सिस्टम में, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उसके साथ जो लाखों लोगों की भीड़ है, जो लोग हैं, उनके पूंजी है, उसको जवाब देना है। कितना अंतर आप पाएंगे अब, और इससे कितना नुकसान आपको लगता है कि हुआ पिछले दिनों? देखिए, ये एक ऐसी बात है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नियुक्त नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो अधिकारी थे वो भी वही काम कर रहे थे, और एक कोई अगर किसी नियुक्ति हुई है शासन के द्वारा, वो भी मेले की बेहतरी का काम होगा। अब दोनों का अंतर समझिए आप। किसी भी अधिकारी का दायित्व या उसकी उत्तरदायी केवल अपने विभाग और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति होती है, और जो नियुक्तियां राजनीतिक तौर पर सरकार के द्वारा की जाती हैं, उनकी पहली प्राथमिकता हमारे ग्वालियर वासियों के लिए होती है, हमारे शहर में हर एक नागरिक के लिए होती है कि जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम अपने ग्वालियर वासियों के लिए कैसे सहज सुलभ तरीके से उपयोगिता उनकी बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक अंतर है दोनों में। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मेले की स्थिति की जो दुकानें हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, जर्जर कंडीशन में है। अन्यथा हम अभी ग्रीष्मकालीन मेला लगाना चाहते थे, लेकिन दुकानों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रीष्मकालीन मेले को श्रावण मेले में परिवर्तित करके हम लगाएं इसको। और मेरा तो ये कहना है कि ये मेला चाहे 104 एकड़ हो, चाहे 150 एकड़ हो, 200 बीघा हो, 300 बीघा हो, जो भी हो, शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए की संपत्ति शासन की है। इसका क्यों ना सदुपयोग 12 महीने के लिए किया जा सके। ऐसा सदुपयोग इसका होना चाहिए कि हमेशा प्रगति मैदान की तरह है, कुछ ना कुछ आयोजन यहाँ होते रहना चाहिए। एक्टिविटी लगातार। भारत मंडपम में आप देखते होंगे कितना बढ़िया उसमें प्रदर्शनियाँ लगती हैं। लोगों को तो जगह चाहिए, और ऐसी जगह चाहिए जो शहर के बीचों बीच हो, हर आदमी वहाँ आ सके, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। इन सब मामलों में ग्वालियर व्यापार मेले से अच्छी जगह कोई नहीं है, मुझे को लगता है ग्वालियर में। अच्छा, अभी जो मेला गुजरा उसमें कई तरह के बड़े कड़वे अनुभव लोगों को हुए। पार्किंग ठेकेदार की दादागिरी, कुछ दुकानदारों का तमाम ऑनलाइन होने के बावजूद, जबकि मनोज खत्री साहब ने ऑनलाइन की व्यवस्था पहली बार कराई आवंटन में, बाहर के दुकानदारों को परेशानी भी हुई, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की सुनील बाबू त्रिपाठी जी के साथ, मिलकर के सचिव के साथ, लेकिन हुआ यह कि उसके बावजूद भी एक जो कॉकस है, जो एक गिरोह है, वो कहीं ना कहीं सक्रियता पे है, और कई समय से, लंबे अरसे से एक तरह कब्जा टाइप से। तो इन चीजों से मुक्ति वो चुनौती है। इसके अलावा साफ सफाई की निरंतर व्यवस्था, लोगों में एक सिविक सेंस का भाव, ये मेरा मेला है, इसको मैं गंदा ना करूं, दुकानदारों में एक जिम्मेदारी का बोध। तो ये जो तमाम छोटी छोटी चीजें जो आम समाज से मिलकर के उसको खास बना सकती है, किस तरह आपको लगता है कि कैसे जागरूक करेंगे? और स्टेप बाय अगर मैं 5 प्राथमिकता पूछूं आपसे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या पाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आदमी ग्वालियर मेले में आता है तो उसकी पाला पार्किंग व्यवस्था से पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पार्किंग व्यवस्था में आगे से किसी भी एक नागरिक को कोई असुविधा ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था हम जरूर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ऐसी हमारी प्राथमिकता पहले नंबर पर रहेगी। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि पहले मेले में जो भी अव्यवस्थाएं रहीं किसी भी कारण से, तो हमारा दायित्व ग्वालियर व्यापार मेले के प्रति तो है कि
कि हम उसकी आमदनी बढ़ाएं। साथ ही हमारे ग्वालियर के जो व्यापारी आते हैं या जो बाहर बाहर से से आ रहे हैं, व्यापारी देश आते दुनिया से, हैं, बिल्कुल। हमें उनका भी हित देखना होगा, क्योंकि वो भी व्यापारी होना कोई बुरी बात नहीं है। आदमी व्यापार करने आ रहा है तो उसको कम से कम असुविधा ना हो। हमको जो पैसा या हम उससे ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, तो उसको जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम उसकी तरफ अपनी तरफ से दें उसको। लेकिन ये उस व्यापारी को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी वो चीज़ें व्यापार कर रहा है उसमें किसी भी तरह का गलत प्रैक्टिस वो नहीं अपनाए। ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात और मैंने देखा पिछले कई दिनों में मेले के, अगर मैं इतिहास पे जाऊं और हाल के मेले पे जाऊं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लोगों की निगाह आके टिक जाती है। ऐसे में होता ये है कि हमारा जो पुराना मेला है, जो गरीबों का मेला है, जो बहुत रोज खाने रोज कमाने वाले छोटे छोटे लोग हैं, जो चाहते हैं कि 4 पैसा यहाँ से उनको मिले, और हॉकर्स जोन जो इस बार बनाया गया, बिल्कुल कोने में बना दिया गया। अब वहां पर वो जाने को तैयार इसलिए नहीं कि सैलानी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। तो मेले में समान भाव से इस तरह की व्यवस्था बने कि परिसर के चारों दिशाओं में सैलानी पहुंचे। इसको लेकर उसकी जो टोपोग्राफी है उसमें किस तरह आपको लगता है कि सेक्टरों का विभाजन करके और हर किसी व्यापारी को व्यापार मिले, सैलानी फुटफॉल वहां तक दे, उसके लिए क्या आपको लगता है कि करना पड़ेगा? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ग्वालियर व्यापार मेला केवल व्यापार की एक स्थान नहीं है। बिल्कुल। व्यापारियों का ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम और आप सभी ने उसका लाभ लेने की कोशिश की होगी, क्योंकि जो हमें छूट मिलती है हर आदमी उसकी छूट चाहता है कि उसको छूट का टैक्स लाभ में लेना छूट मिले। चाहिए। हाँ। तो उनको भी उचित स्थान मिलना चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आखिरकार वही सैलानी है जो किसी भी दुकान पे जाएंगे या ऑटोमोबाइल सेक्टर एक रेवेन्यू जनरेटर भी है वो। जनरेटर भी है वो। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है जी। लेकिन अगर उनका ध्यान रखना है तो साथ ही और जो मेले में और बाकी सैलानी आ रहे हैं जो कार नहीं खरीद रहे हैं या मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हैं, उनको भी हमें उतनी ही समानता के साथ, उसी समानता के भाव के साथ वो सारी सुविधाएं और सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। कराएंगे हम लोग, और दूसरा कभी कोई अंतर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जी। झूला सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस बार भी हादसे होते होते बचे। जो टेक्निकल जो सर्वे होता है या पीडब्ल्यूडी से जो एनओसी होती है, दूसरे जो विभाग है विद्युत से जो एनओसी होती है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि वो पूरी ईमानदारी से चीज़ें नहीं हो पा रही ज़मीन में, जिसके चलते हादसे, जैसे इस बार सीढ़ी टूटने की घटना हुई, बड़े हादसा टल गया। और फिर एक बिजली को लेकर के बात थी कि इसको जनरेटर से चलाएंगे, बिजली से नहीं चलाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। तो अब समय के साथ लोगों में अम्यूजमेंट का, खास तौर पे जेनजी के भीतर बड़ा एक क्रेज होता है कि नए किस्म का झूला आया है, इसमें हमको एंजॉय करना है ना। तो ये जो चीज़, और खान पान सेक्टर, तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं। और इसके अलावा जो बाहर से आने वाले हमारे मेले की पहचान है, पापड़ है, खजला है, इस तरह की चीज़ें। तो कैसे आपको लगता है कि जो मैंने पहले भी कहा कि परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम? देखिए, चाहे मेले में झूले की बात हो या खाने की बात हो, हर ग्वालियर वासी और ग्वालियर व्यापार मेले में आने वाले हर ग्वालियर उसके मेले के सैलानी की हमारी प्राथमिकता उसकी सुरक्षा है। उसकी सुरक्षा से कभी कोई समझौता ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था हम जरूर इस बार सुनिश्चित करेंगे। चाहे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सामान्य तौर पर भी, जैसे कोई भी आज मैरिज गार्डन चल रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी आग की घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो कभी भी एक्सीडेंटल है। ये कभी भी घटना कभी किसी के साथ भी घट सकती है। तो जो हमारा दायित्व है, जो हमारी प्राथमिकता है, पहले हर ग्वालियर में आने वाले सैलानी की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छा, पहले ये होता था कि रेलवे महिला कल्याण समिति एक बाल रेल का संचालन करती थी वेलफेयर के नाम पर, और बड़ा अच्छा उसमें लोगों को लगता था, बच्चों के साथ जाते थे। वो पूरी तरह बंद हो गई है ना। दूसरा, बाहरी राज्य के बाहरी उससे प्रदर्शनियां आती थी सरकारी तौर पर, पुलिस की, अन्य प्रदेशों की, उसमें लोगों को मोटिवेशन मिलता था, लोगों को जानकारी मिलती थी एग्जीबिशन से कि ये विभाग ये काम करता है, जागरूकता का प्रतिशत बढ़ता था। उस तरह की चीजें भी अब कहीं ना कहीं मिसिंग है, नदारद है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना कि व्यापार के साथ साथ ये सांस्कृतिक विरासत भी हमारे मेले की है। तो प्रदर्शनियां, हम और आप सब मेले में गए होंगे। हम शुरू में एंटर करते थे
तो पहली जो रो थी। रो होती थी हाँ। उसमें प्रदर्शनियां लगा करते थे एकदम। और पुलिस की प्रदर्शनियों को देखने के लिए उसमें मतलब शुरुआत होती थी मेले की। तो वो उसमें क्यों नहीं लग रही है? यूथ के अंदर एक भाव आता था उदय जी कि मुझे भी पुलिस सेवा में जाना है, नहीं, मैं ये करूंगा, स्वाभाविक एक तौर बहुत पर अच्छा एक प्रेरणा मिलती थी। स्वाभाविक तौर पर हर यूथ में, हर युवा में कब किस बात से वो प्रेरणा ले, बिल्कुल हम और आप नहीं समझते उस बिल्कुल। बात को। तो जो हमारी विरासत है उसको हम उसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शनी लगाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जैसे अभी मैं कल परसों ये कार्यक्रम में था, संस्कार भारती के कार्यक्रम में था, तो उन्होंने हमसे बोला कि हम अपनी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनको सबको आमंत्रित किया कि आप लोग आइए और जो भी सांस्कृतिक काम आप करना चाहते हैं या अपनी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। और ऐसी कोई भी संस्था जो अपनी प्रदर्शनी लगाना चाहती है जिससे हमारे युवाओं का या कोई एक ग्वालियर वासियों को या मेले में आने वाले सैलानियों को कोई एक संदेश जाता हो, तो आपका आमंत्रण हम करेंगे। अच्छा, क्या विचार में ऐसा नहीं आया कभी कि इस मेले का जो इतना गौरवशाली अतीत है उसके बारे में, क्योंकि ग्वालियर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए हैं, उन्हें नहीं पता, पहली बार भी लोग आते हैं, बहुत से राज्यों से यहाँ पर रहने वाले रिलेटिव्स के यहाँ लोग आते हैं, लोग आमंत्रित करते हैं भाई मेला लगाए, आप लोग आइए घूमने, तो फैमिली के साथ लोग आते हैं। उन लोगों के लिए ग्वालियर व्यापार मेले की सिंधिया राजवंश की जितनी बड़ी देन रही, उसको शुरुआत से अब तक के अगर उपलब्ध संदर्भ और चित्र मिल जाए तो क्या उसको भी एक एग्जीबिशन के तौर पर एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताने के लिए कि आप जिस श्रीमंत व्यापार मेले में खड़े, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में, वो है क्या, उसका अतीत क्या था और आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ग्रेजुअली कैसे उसका विकास हुआ। मैंने कहा ना आपको, हम सभी को आमंत्रित करेंगे और अगर ऐसी कोई चीजें अगर फोटो में मिलते हैं तो लगाने में बहुत खुशी होगी हमको भी। और आपको क्या लगता है कि फंड की कमी हर जगह होती है, क्योंकि विकास में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जरूरत होती ही है, तो अभी जो व्यापार मेले की माली हालत है वो किस तरह की है और इसके उन्नयन के लिए, इसके विकास और उत्तरोत्तर ये आगे बढ़े, उसके लिए क्या आपकी टीम ने कोई एक्सरसाइज शुरू की है अभी? देखिए, अभी हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि फंड की कमी रहती है और वो आज मेले में भी है। दो तरह से है, एक तो जो स्थापित मेला हमारा है वो बहुत जर्जर कंडीशन में है, निश्चित हमें उसकी मरम्मत करानी है, हमें उसकी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अच्छा प्लान है तो आप इसको पीपीपी मोड पर भी जा सकते हैं। दो ही तरीके फंड की उपलब्धता के 2 ही 3 रास्ते हैं, या आप अपनी सरकार से, अपने मंत्रालय से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात, पहले तो अपनी सरकार से मांगे हम कि हमें ये कार्यक्रम करने हैं या हमें ये डेवलपमेंट करने हैं, इसके लिए हमें फंड की उपलब्धता कराएं। अगर वो भी हम कोशिश करेंगे और वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि मिलेगा। अगर उसमें कई देरी आती है तो हम पीपीपी मोड पर भी जाने की विचार कर रहे हैं, जहाँ से हमको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमारे मेले के क्षेत्र का रखरखाव भी होगा, क्योंकि इतने बड़े एरिया का रखरखाव भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में आपने बताया, उसको भी हम इसको इसी तरह से जैसे 7-8 साल से पड़ा हुआ ऐसा छोड़ेंगे नहीं हम उसको, उसके बारे में भी जरूर उसको रिनोवेशन कराने की आज शहर में जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिस तरह से और भी शिवाजी यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं, तो अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से आप आज के समय की मांग के अनुसार बदल दें तो मुझे लगता है कि उसके किराए से बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको आ सकता है मेला प्राधिकरण को, और उसमें एक निरंतर आयोजन होते रहेंगे तो 4 लोगों को रोजगार भी लगातार उसमें मिलता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम उसको इस तरह से, इस रूप में विकसित करना चाहते हैं कि हमेशा साल भर उसमें कार्यक्रम एक्टिविटी होते रहे, तभी उसी से मेले को भी लाभ होगा और आमजन को भी लाभ होगा। ग्वालियर की जनता से व्यापार मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष के नाते अपनी टीम की ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, और कितने समय बाद आपको लगता है कि इस मेले के, अगर हम चेहरे मोहरे की बात करें, उसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, तो बदलाव जो है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कायाकल्प के तौर पर नजर आएगा? एक कोई ऐसा आप कमिटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कमिटमेंट में ही विश्वास रखता हूँ। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा आप सबसे कि हम तो डे 1 से, जिस दिन से हमने दायित्व लिया है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस ओर प्रयास कर रहे हैं।
और अगर हमारे सुझाव अच्छे हैं, हमारे नीतियाँ अच्छी हैं, तो ज़रूर हमें इन्वेस्टर भी मिलेंगे और हम उसको डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम फंड कहाँ से लाएंगे, क्या व्यवस्था जुटाएंगे, ये हमारा काम है। मैं तो ग्वालियर वासियों को बस आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आइए, आप ग्वालियर व्यापार मेले में जैसे आप आते रहे वैसे ही आइए, और आपको जो भी चुनौतियों का सामना आपने पहले किया है उनमें सुधार अवश्य मिलेगा, ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ। अच्छा, मेला प्राधिकरण की तरफ से ऐसा कोई कैलेंडर आपके वर्किंग उसमें आप लोग बनाना चाह रहे हैं जिसमें ग्वालियर को समझने वाले ऐसे वयोवृद्ध नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, ऐसे अनुभवी लोग जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के हैं लेकिन जिन्होंने मेले को देखा और मेले को लेकर एक विजन रखते हैं, तो उनके साथ एक टेबल टॉक हो, उनके सुझाव आमंत्रित हो और उन सुझावों को सेग्रीगेट करके ऐसे सुझाव जो वास्तव में कार्य रूप में परिणित किए जा सकते हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए, ताकि जन भागीदारी बढ़े और लोगों को लगे कि नहीं, इस मेले के साथ हमारा भी जुड़ाव है। ये मेला कोई प्राधिकरण अकेले का दायित्व नहीं है, ये आम जो समाज है उसकी भी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था और फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पता किया था कि जो ग्वालियर व्यापार मेले की हमारी वेबसाइट है, क्या उस पर हम सुझाव मंगा सकते हैं। हम बेसिकली हम भी एक ग्वालियर के नागरिक हैं सामान्य, निश्चित। आज किसी दायित्व में वो एक अलग बात है, लेकिन जिस रूप में हम मेले को देखना चाहते हैं आम जन की नज़र से, वही तैयारी हमको आज से करनी चाहिए। उसके लिए हम हर व्यक्ति तक, हर नागरिक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अपना कोई भी आपका अच्छे से अच्छा सुझाव हो, आपका वेलकम है, हम सुझाव आपका आमंत्रित करते हैं और उस पर अगर कोई भी सुझाव है तो उसको अमल जरूर करेंगे हम उसको। चलिए, तो आप थे उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपने विजन को, अपने नजरिए को रखा और ये भी विश्वास दिलाया कि ग्वालियर व्यापार मेले का जो वर्तमान स्वरूप है उसके साथ जो चुनौतियां हैं, अब जो टीम बनी है वो टीम दिन रात एक करके एक निश्चित समय के बाद आम जनता के नजरिए से देखते हुए इस मेले को नई परिभाषा देकर और इसका जो पुराना गौरव है उसको लौटाने के लिए संकल्प की शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद सांध्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा पूरा परिवार भी समाज का एक चौथा स्तंभ होने के नाते करता है। उदयवीर जी, आप आए, आपने अपनी बात रखी, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी, आदरणीय भाई साहब, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।